हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस बीएसटीसी एग्जाम 2026 शिक्षण अभिरुचि की 7वीं क्लास में, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के वोकेशन है वो कवर करने वाले हैं। चलिए एक अच्छी सी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं होता। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने। चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। बताइए, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में वो विभाजित करते हैं, वह नियम किसका है? हम अपने जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम किसका है? बहुप्रतिक्रिया का है, आत्मीकरण का नियम है, संतोष का नियम है, या फिर आंशिक क्रिया का नियम है? तो जो हम अपने कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं वो आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, सीखने का जो सूझ सिद्धांत है वो किसकी देन है? यानी सीखने का जो सूझ सिद्धांत है वो किसकी देन है? पहला ऑप्शन है गेस्ट जो गेस्टाल्टवादी थे उनका है, पुर्तगालियों का है, फ्रांसीसियों का है, या फिर अंग्रेजों का है? तो सीखने का सूझ सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों का है, पुर्तगालियों का है, फ्रांसीसियों का है, या फिर अंग्रेजों का है? तो ये सीखने का जो सूझ सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादी थे, उन्होंने दिया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख या आदि नहीं कहना चाहिए, क्यों? क्यों? ऐसे अपने माता पिता है उनको, अपने संतान होती है उनको बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्यों? बच्चे उन शब्दों का दोहराव करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, या उनमें अपशब्द भाषण की वो आदत पड़ेगी, या फिर उपयुक्त सभी ये सभी कारण है वो होंगे। तो देखिए, इस प्रकार से कहने पर देखो बच्चे उन शब्दों का दोहराव भी करेंगे, बिल्कुल ये भी बात सही है। वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, ये भी बात सही है। उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी कथन है वो क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, ये रही चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है। सीखने के सूझ सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया, किस जानवर पर प्रयोग किया था? जो आपका सीखने का जो सूझ सिद्धांत है वो किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, या बिल्ली पर? तो जो सीखने का सूझ सिद्धांत है वो सूझ सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया था? बंदर पर किया गया था, चिंपैंजी पर किया गया था, कुत्ते पर किया था, बिल्ली पे? इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो जो सीखने का सूझ सिद्धांत है वो चिंपैंजी जानवर है उस पर है वो प्रयोग किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सभी के सामने आपका पांचवा अगला प्रश्न। चलिए, पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? है ना? आप सीख रहे हो तो विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए, कठिन से सरल होना चाहिए? तो जो सीखने के लिए विषय का स्वरूप हमेशा होना चाहिए वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप सीख रहे हो तो पहले सरल, उससे सरल के बाद में धीरे धीरे कठिन की तरफ वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया था। सन किस सन में दिया था? स्किनर जो विद्वान था उसने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया था। वो सन कब दिया था? कौन से सन में दिया गया था? तो वो दिया था आपका कब? 1935 में, 1940 में, 1938 या फिर 1950? तो स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अधिगम है उसका प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर जो महान योगदान दिया था स्किनर ने, वो आपका 1938 में दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है। प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है, प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है कैसा? एक प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, दो प्रकार का, या फिर चार प्रकार का? तो प्रशिक्षण जो स्थानांतरण है वो किस मतलब कितने प्रकार का होता है? एक, तीन, दो, या चार? तो जो प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है वो तीन प्रकार का होता है, याद रखना। ठीक है, प्रशिक्षण स्थानांतरण हमेशा उनमें तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। स्थानांतरण के लिए आवश्यक है क्या? स्थानांतरण के लिए आवश्यक है अस्थायी सीखना, स्थायी सीखना, नकारात्मक सीखना, या उपयुक्त सभी? स्थानांतरण के लिए आवश्यक है अस्थायी सीखना, स्थायी सीखना, नकारात्मक सीखना, या फिर उपयुक्त सभी? तो स्थानांतरण के लिए हमेशा क्या है? स्थायी सीखना क्या होता है? आवश्यक माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न और आप सभी के सामने। बताइए, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने किस सन में किया था? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने किस सन में किया था? पहला ऑप्शन है 1903, दूसरा है 1904, तीसरा है 1905, चौथा है 1906 में। तो
शास्त्रीय अनुबंध अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शास्त्रीय जो शरीर शास्त्री थे I.P. पावलोव, उन्होंने जो है वो सिद्धांत का है वो किस सन में जो है वो किया था? तो देखिए ये सिद्धांत उन्होंने 1904 में वो दिया था। तो याद रखना बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जरूर हमेशा जुड़िएगा, डेली आपको क्लास मिलेगी। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या जीके बुक्स वगैरह जो भी चाहिए तो अपना चैनल है लहर पाठशाला, और झंडे जैसा फ्लैग वो तिरंगा ना आपका फ्लैग दिखेगा, ठीक है। टेबल फ्लैग रखा हुआ, तिरंगा रखा हुआ है, तो उसके जो प्रोफाइल फोटो है वो फ्लैग की तरह है ना, उसके क्या है फ्लैग फ्लैग टेबल पर टेबल है, उस पर एक फ्लैग है, तो उस फ्लैग को आप उस पर फ्लैग पे वो आपको दिखाएगा आइकन, उस पर जाके आप है वो जरूर जुड़ी जाइए, ठीक है। तो आपको अगर टेलीग्राम जाना है तो आप लिखना लहर पाठशाला, और लहर पाठशाला लिखोगे तो प्रोफाइल फोटो फ्लैग है, फ्लैग यानी छोटा सा टेबल पे तिरंगा रखा हुआ है, उसको आप वहां पे आप जुड़ जाइएगा। तो वहां पर आपको हिंदी के नोट्स, जीके वगैरह सारे और शिक्षण अभिरुचि के हस्तलिखित नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? बताइए। थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख मुख्य नियम कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम है, तत्परता का भी है, अभ्यास का भी है और प्रभाव। ये तीनों नियम किसके हैं? ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं, याद रखना, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगी तो थॉर्नडाइक के कौन से नियम है यहाँ पर बोल दे, इनमें से कौन सा है। एक ऑप्शन आपको तत्परता दे देगा और 3 ऑप्शन कोई और भी दे सकता है। तो आपको याद रखना तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उस नाम से कोहलर के सिद्धांत को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर का अधिगम सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखना एक क्या है? बताइए। सीखना एक क्या है? परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है, या सभी सही है? सीखना क्या है? सीखना किसे कहते हैं? तो सीखना परिवर्तन भी है अपने आप में, सीखना विकास भी है और अनुकूलन भी है। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सीखने की गति निर्भर करती है किस पर करती है? सीखने की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है? सीखने वालों की रुचि में, मैंने उसमें सीखने की कितनी रुचि है उस पर निर्भर करती है, यहाँ पर उसकी जिज्ञासा पर, मैंने सीखने की जिज्ञासा कितनी है, यहाँ पर सीखने वाले की प्रेरणा पर, यहाँ पर सभी पर। तो सीखने की गति किस पर निर्भर करेगी? तो सीखने की गति इन सभी पर जरूर है वो निर्भर करेगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सीखने की गति सीखने वाले की रुचि पे भी निर्भर करेगी, जिज्ञासा पर भी करेगी, और सीखने वाले की प्रेरणा पर भी करेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया था, फ्रायड ने किया था, पावलोव ने किया था, कोहलर ने किया था। पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन है वो हल ने किया था। आप याद रखना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने आपका 15वां प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर सदृश्यकरण का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है इस नाम से वो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक, अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अभिप्रेरणा है, शिक्षण और विधि है, पाठ्य पुस्तकें हैं, या फिर सहपाठी है। तो अधिगम का मुख्य चालक, अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अधिगम का मुख्य चालक कौन होगी? अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा है उसको अधिगम का मुख्य चालक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं कौन? बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से शास्त्रीय, या फिर उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, या फिर एक उत्तेजक की दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति, या फिर उत्तेजक का अनुक्रिया से शास्त्रीय। बताइए शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं कौन होते हैं? शास्त्रीय क्या होता है इसमें शास्त्रीय अनुबंधन में? तो शास्त्रीय अनुबंधन में एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के प्रति शास्त्रीय होता है कि उसे क्या होता है, ये सम्मिलित होते हैं। एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के शास्त्रीय, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18वां, गेस्टाल्ट का अर्थ बताइए। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? समग्र के रूप में, मशीनों के रूप में होता है, परिवर्तन के रूप में होता है, व्यवहार के रूप में होता है। गेस्टाल्ट का
अर्थ बताना है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है वो क्या, समग्र के रूप में यहाँ पर है वो अर्थ, इसका अर्थ मतलब समग्र के रूप में है ना। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र है ना, समग्र के रूप में यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। याद रखना गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, समग्र के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 19वां, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वो क्या कहलाता है। जब पूर्व में जो प्राप्त अनुभव है उसको समस्या को हल करने में सहायक होता है ना। समस्या को आपका कोई भी आपने अनुभव पहले पूर्व में प्राप्त कर रखा है और अभी कोई समस्या उसको है वो हल करने में सहायक होता है, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण या फिर एक पक्षीय स्थानांतरण या उपयुक्त सभी बताइए। तो वो हो जाएगा आपका धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। आपको पहले से कोई से किसी भी जैसे किसी कार्य का मतलब किसी भी समस्या का अनुभव है और वो कोई भी अनुभव है और वो अब समस्या है तो उसको हल करने में सहायक काम आ रहा है, तो आपका धनात्मक हो जाएगा ना। तो आपका धनात्मक है वो स्थानांतरण कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न आप सभी के सामने। नेक्स्ट, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। ये संबंधित है, किससे संबंधित है, हम जो भी कोई नया काम करते हैं और उसे आत्मसात कर लेते हैं तो ये किससे संबंधित है। पहला है आत्मीकरण के नियम से, दूसरा आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से या परिणाम के नियम से। बताइए, तो ये हो जाएगा आपका आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, ये संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। ठीक है, आप मेरे नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, लहर पाठशाला लिखना, और फिर एक मैंने पहले बता रखा है, आप टेबल पे एक छोटा सा फ्लैग दिखेगा उसमें ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको शिक्षण अभिरुचि के वो हस्तलिखित नोट्स है वो मेरे डाले हुए हैं, तो उनसे थ्योरी पढ़ लेना और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने 21वां, सीखने का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, सीखने का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। बताइए, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है, जियो और जीने दो पे, करो या मरो पे, प्रयत्न या भूल पे, या कोई नहीं। तो सीखने का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो यह प्रयत्न और भूल पे आधारित है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीखने का सिद्धांत है वो प्रयत्न और भूल पर आधारित माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न आप सभी के सामने, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। स्किनर ने अपने प्रयोग किस पे किए हैं, चूहे पे, बिल्ली पे, बंदर पे या कुत्ते पे। स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, तो स्किनर था उसने अपना प्रयोग चूहे पे किया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में प्रयोग किया किसका। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था, कुत्ते को, चूहे को, बिल्ली को या बंदर को। तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में प्रयोग किसका किया था, कुत्ते का, चूहे का, बिल्ली का या फिर बंदर का। ये ऑप्शन आपको बताना है। तो पावलोव ने, याद रखना, कुत्ते का प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। कोई भी आपने अपनी जो क्रिया सीखी है उसका अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग है ना, उसी के समान में कोई अन्य जो भी उसी के समान में कोई अन्य परिस्थिति है उसमें आप प्रयोग कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा, परिपक्वता कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो भी सीखी हुई कोई भी क्रिया है उसका अन्य समान परिस्थितियों में प्रयोग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका अधिगम स्थानांतरण प्रक्रिया कहलाती है। तो अभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25वां प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी के दूसरे से पुकार, देखो किसी भी कोई भी है आप मान लीजिए, तो किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। आप किसी को अपने दूर से पुकारते हो ना, जोर से आवाज देके, और वो संकेत वहां तक पहुंचता है तो उसे क्या कहोगे आप, संकेत अधिगम कहोगे, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम कहोगे, श्रृंखला अधिगम कहोगे, या मौखिक साझरी अधिगम कहोगे, है ना। तो यहाँ पर बताना, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते पहुंचते समय जो अधिगम होता है वो आपका मौखिक शास्त्रीय अधिगम होता है। तो डी आपका ऑप्शन, या मौखिक का मतलब बोलकर उसको पुकारते हो ना, तो यहाँ पर मौखिक शास्त्रीय अधिगम, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो सीखना क्या कहलाएगा। बताइए, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या उसके स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जैसा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे आप क्या कहोगे, प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, शास्त्रीयात्मक सीखना, या फिर करके सीखना। बताइए, किसी व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो क्या होगा, तो वो प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। इसी प्रकार से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।